The Justice Department released nearly 30,000 more pages of documents related to the late convicted sex offender Jeffrey Epstein, including many that reference President Donald Trump. I don't know. एप्स्टीन फाइल्स 30 लाख पेजेस के डॉक्यूमेंट्स, 2000 वीडियोस, 1,80,000 इमेजेस। इन फाइल्स में नरेंद्र मोदी, ट्रंप, इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह, बिल गेट्स और भी बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स और बिजनेसमैन के बारे में सस्पिशियस और सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील हुई है। रिसेंटली रिलीज्ड फाइल के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन को बताया कि वो इजराइल घूमकर आए, जहां एक शेख ने ट्रंप को अपनी वर्जिन डॉटर दी। Luis, Andrea, muy buenos días para todo nuestro auditorio. Efectivamente, a pocas horas de haber sido detenida esta mujer. 2009 में 21 साल की मॉडल गेब्रिएला रिको चिल्लाकर कहती हैं कि वो इंसानों को खाते थे, लेकिन उस टाइम पर सभी ने इस चीज को हंसकर टाल दिया और कुछ टाइम बाद गेब्रिएला मिस्टीरियसली गायब हो गई। एप्स्टीन की एक और विक्टिम के अकॉर्डिंग एक यार्ड पार्टी में इसको कट करके उनकी इंटेस्टाइन निकाली गई और कुछ अफ्रीकन अमेरिकन मेल ने उन्हें खाया भी। 2012 की एक ईमेल में इलॉन मस्क एप्स्टीन से पूछते हैं कि कौन सी डेट पे एप्स्टीन आइलैंड पे सबसे वाइल्डेस्ट पार्टी होगी। ईमेल्स ने रिवील किया कि एक रशियन गर्ल के साथ सेक्स करने के बाद बिल गेट्स को एसटीडी हो गई थी, जो बिल गेट्स ने अपनी वाइफ को भी ट्रांसफर कर दी थी। इन डॉक्यूमेंट्स में एफबीआई की भी एक लिस्ट है, जिसमें उन सभी कंप्लायंस की समरी है जो एफबीआई को ट्रंप के अगेंस्ट टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिकली मिल रही थी। एक विक्टिम के अकॉर्डिंग जब वो 13-14 साल की थी तो ट्रंप ने उसे ओरल सेक्स के लिए फोर्स किया। 1995 से 96 तक डोनाल्ड ट्रंप एक सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चला रहे थे। अक्सर ट्रंप के सिक्योरिटी हेड उन लड़कियों को थ्रेटन किया करते थे कि बाहर कोई बात नहीं आनी चाहिए। एक कंप्लेनेंट के अकॉर्डिंग जब वो 13 साल की एज में ही प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद भी उसे सेक्स करने के लिए फोर्स किया जा रहा था और डिलीवरी के बाद उसके अंकल ने न्यूबॉर्न बेबी को मार दिया। उस समय पर वहां डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेजेंट थे। इन न्यूली रिलीज फाइल में ऐसी और भी पता नहीं कितनी डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं, जैसे ट्रंप माइनर गर्ल्स की वजाइना की टाइटनेस को चेक करने के लिए अपनी फिंगर इंसर्ट किया करता था और बाद में वो उन्हें ऑक्शन में परचेज करता था। ऐसी थ्योरी सामने आई कि जेफरी एप्स्टीन एक इंटेलिजेंस एजेंट था। अथॉरिटीज ने एप्स्टीन के फेक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट जब्त किए, जिसमें फोटो तो एप्स्टीन की थी लेकिन नाम किसी सऊदी सिटीजन का था और एप्स्टीन इसी पासपोर्ट का यूज फ्रांस और यूके जैसे देशों में एंटर करने के लिए किया करता था। एप्स्टीन फाइल्स की रियलिटी एक सेक्स रैकेट से बहुत ज्यादा डीप है, जिसके बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। Most important things. People don't understand money. You seem to have this knack. I said to David, tell me about your life. What was the worst and the best part of your life? काफी अर्ली एज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जेफरी एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव द डॉल्टन स्कूल में एज फिजिक्स टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। एप्स्टीन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिकल स्किल्स थी। इसी दौरान जेफरी के एक स्टूडेंट के फादर ने उसे एक आर्ट गैलरी इवेंट में इनवाइट किया। ये इवेंट न्यूयॉर्क के मिड टाउन मैनहट्टन में था। इसी इवेंट में एप्स्टीन अपने दूसरे स्टूडेंट के पेरेंट्स से मिला, जो एप्स्टीन की मैथ स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। उन्होंने जेफरी से पूछा कि तुमने कभी वॉल स्ट्रीट में जॉब करने के बारे में सोचा है? ये सुनने के बाद 23 साल का जेफरी एप्स्टीन बहुत कंफ्यूज था। तभी उस पेरेंट ने अपने दोस्त एस ग्रीनबर्ग को एक कॉल लगाया। एस ग्रीनबर्ग उस वक्त बियर स्टर्न्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में एग्जीक्यूटिव था, तो एप्स्टीन को वहां जॉब मिल गई। लेकिन 2 महीने बाद एचआर डिपार्टमेंट को पता चला कि जेफरी एप्स्टीन की सभी डिग्रीज फेक हैं और उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की हुई। अब ये इन्फॉर्मेशन निकलने के बाद जेफरी एप्स्टीन को वो कंपनी से निकालना चाहते थे, बट चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि एप्स्टीन अपने बॉस एस ग्रीनबर्ग की डॉटर लिन को डेट कर रहा था। अपने बॉस की डॉटर को डेट करने का पूरा फायदा मिला, उसे कंपनी से नहीं निकाला गया और इस पॉइंट तक जेफरी एप्स्टीन भी समझ चुका था कि कैसे टॉप पोजीशन पे बैठे हुए लोगों का फायदा उठाना है। 1980s तक आते आते जेफरी एप्स्टीन बियर स्टर्न्स में एक लिमिटेड पार्टनर बन गया। सिर्फ 27 की उम्र तक लिमिटेड पार्टनर बनने में जेफरी एप्स्टीन का साथ जिमी केन ने भी दिया था, जो उस वक्त फर्म में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव था। एप्स्टीन अपने कनेक्शन से जिमी केन को वुमेन और ड्रग सप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए, जिसका फायदा जेफरी एप्स्टीन को मिला। स्टार्टिंग से ही एप्स्टीन एक फाइनेंशियल जीनियस, मैनिपुलेटर और लायर था। जिमी केन की वजह से एप्स्टीन बड़े बड़े सीईओज और एग्जीक्यूटिव से भी मीटिंग करने लगा। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और नॉलेज के चलते वो अपने अल्ट्रा वेल्दी क्लाइंट्स के मिलियंस ऑफ टैक्स डॉलर सेव करने में हेल्प किया करता था। लेकिन 1981 में जेफरी एप्स्टीन के ऊपर कुछ इनसाइड ट्रेडिंग के एलिगेशंस लगे, जिसके बाद उसने बियर स्टर्ड फर्म्स को छोड़ दिया। थ्रू आउट इन दीज 5 years उसने बहुत अच्छे कनेक्शंस बना लिए थे। एप्स्टीन के लिए अगला स्टेपिंग स्टोन बने लेक्स वेक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर। एप्स्टीन और लेक्स वेक्सनर को एक इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव रॉबर्ट ने मिलवाया था और रॉबर्ट ने वहां एप्स्टीन को रेफर भी कर दिया। उन्होंने लेक्स वेक्सनर को कहा कि उन्हें एप्स्टीन को एक
फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह हायर कर लेना चाहिए। और ठीक 1 साल बाद वेक्सनर ने एप्स्टीन को हायर कर लिया और यहाँ भी एप्स्टीन ने अपनी सेम ट्रिक यूज की। जेफरी ने वेक्सनर को कहा कि उसी की फैमिली और एडवाइजर्स उसे एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं, आपके फाइनेंसेस मेस्ड अप हैं और वो इस चीज को अकेले फिक्स कर सकता है। और ओवर द टाइम वेक्सनर को एप्स्टीन पे इतना भरोसा हो गया कि उसने अपने फाइनेंसेस को लेकर जेफरी एप्स्टीन को अटॉर्नी पावर्स दे दी, यानी कि अब जेफरी एप्स्टीन लेक्स वेक्सनर के बिहाफ पर पैसों का कुछ भी कर सकता था। तो एप्स्टीन ने वेक्सनर के अकाउंट से मिलियंस ऑफ डॉलर अपने लेविश लाइफस्टाइल पर स्पेंड करना स्टार्ट कर दिए। उसने एक 2.5 मिलियन का फ्लोरिडा के अंदर पाम बीच मेंशन लिया, जो डोनाल्ड ट्रंप के मारा-लागो एस्टेट से सिर्फ 1 माइल दूर था, और यहीं से ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती की शुरुआत हुई। I've been with a number of women, but it's been over a fairly long period of time. I've had great relationships with women. इस दोस्ती को ट्रंप कई बार पब्लिक में और मीडिया में डिनाई कर चुके हैं। इसके बाद एप्स्टीन ने लगातार ट्रंप के कसिनोज को विजिट करना स्टार्ट कर दिया। जेफरी एप्स्टीन और उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कुछ पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे। एनबीसी न्यूज ने उन पार्टीज के कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए थे। इसके कुछ महीने बाद ही ट्रंप ने फ्लोरिडा के मारा-लागो में एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें यंग गर्ल्स को बुलाया गया। इनके बीच जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप अकेले थे। ट्रंप 1990s से ही प्लाजा होटल में ऐसी पार्टीज होस्ट करते थे जिसमें अंडर एज लड़कियां शामिल होती थी, जिनमें से कुछ की एज तो 14 ईयर भी थी। इस चीज की पुष्टि रैपर ल्यूक कैम्पबेल एके अंकल ल्यूक ने की। उनके अकॉर्डिंग एक बार उन्हें परफॉर्म करने के लिए ट्रंप के पाम बीच मेंशन पर बुलाया गया था। जब वो वहां पहुंचे तो उधर अंडर एज लड़कियां घूम रही थी। उनके अकॉर्डिंग सब इतना वाइल्ड और वियर्ड था कि वो सब कुछ रेडियो पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। रिसेंटली आई रिपोर्ट्स भी ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल में कितने क्लोज थे। 93 में एप्स्टीन ने ट्रंप की सेकंड मैरिज फंक्शन को अटेंड किया था। वेडिंग फंक्शंस के साथ साथ कैफे ओपनिंग्स, इवन फैशन शोज भी ट्रंप और एप्स्टीन साथ में ही अटेंड करते थे। एप्स्टीन ने अपने एक इंटरव्यू में ट्रंप को अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड भी कहा था। उनके अकॉर्डिंग मिलीनिया और डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टाइम उसी के प्लेन लोलिता एक्सप्रेस में सोए थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग 2003 में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन को बर्थडे विश करते हुए एक लेटर भी लिखा था और कहा था हैप्पी बर्थडे एंड मे एवरी डे बी अनदर वंडरफुल सीक्रेट। एप्स्टीन के एयरक्राफ्ट बोइंग 727 को डोनाल्ड ट्रंप ने 4 सालों में 7 बार यूज किया था। लेट 1980s तक जेफरी एप्स्टीन ने बहुत सारे पॉलिटिशियन को डोनेशंस देना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस पॉलिटिक्स में उसके बहुत अच्छे कनेक्शंस बन चुके थे। और 1989 में एक डेमोक्रेट कांग्रेसमैन एप्स्टीन को मिडिल ईस्ट में एज फाइनेंशियल एडवाइजर भी लेकर गए, ताकि डिस्कस हो सके कि इजराइल और नेबरिंग कंट्रीज के बीच रिलेशंस कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। ये सब एविडेंस देखने के बाद रियलाइज होता है कि जेफरी एप्स्टीन यूएस पॉलिटिक्स में काफी डीपली इन्वॉल्व था। यूएस पॉलिटिक्स तो छोड़ो, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला बिन अब्दुल रजीज अल सऊद जैसे टॉप वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग भी वो अटेंड कर रहा था। हम जेफरी एप्स्टीन की टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे हों और इस बीच उसकी गर्लफ्रेंड चेंज ना हो, नॉट पॉसिबल। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन की जो नेक्स्ट डेट थी वो थी गिस्लिन मैक्सवेल। गिस्लिन मैक्सवेल इस स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जेफरी एप्स्टीन ने जितने भी आगे डिस्टर्बिंग एक्ट्स किए होंगे, उनमें से ज्यादातर के अंदर गिस्लिन मैक्सवेल इन्वॉल्व थी। Miss Maxwell, have you ever coerced, directed, or otherwise instructed any young woman or girl to provide sexual favors to Mr. Epstein or any other individual? I invoke my Fifth Amendment right to silence. अब जेफरी एप्स्टीन एक पावरफुल और अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल बन चुका था। उसके पास पैसा और कनेक्शंस सब कुछ थे, और यही वो समय था जब उसने अंडर एज लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे गिस्लिन मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन के क्लोथिंग स्टाइल से लेकर उसके ट्रैवल प्लान्स तक मैनेज करने लगी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैक्सवेल इससे आगे बढ़कर जेफरी एप्स्टीन के लिए लड़कियों को ग्रूम करने का काम भी किया करती थी, अंडर एज लड़कियों को। एक विक्टिम ने भी मैक्सवेल के बारे में कहा था कि शी ट्रेन्ड मी एज अ सेक्स स्लेव। एप्स्टीन और मैक्सवेल ने कई सारी अंडर एज लड़कियों को पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और फेमस साइंटिस्ट के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए भी फोर्स किया। एप्स्टीन की एक विक्टिम के अकॉर्डिंग वो 14 साल की थी जब मैक्सवेल ने उसे स्कूल ड्रेस देकर कहा कि अगर वो एप्स्टीन के सामने इस ड्रेस में टी लेकर जाएगी तो ही विल बी इम्प्रेस्ड। और जब वो लड़की एप्स्टीन के सामने उस ड्रेस को पहनकर गई तो एप्स्टीन ने उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स किए। इसके बाद एप्स्टीन ने यूएस वर्जिन आइलैंड्स में 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी खरीदे। उसने अप्रैल 1998 में एक 12 मिलियन का 28 हेक्टेयर्स में फैला हुआ लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड खरीदा। 2016 में 22 मिलियन का एक और ग्रेट लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। ये लिटिल सेंट जेम्स वही आइलैंड था जहां लेट 1990s से ही एप्स्टीन सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहा था और माइनर लड़कियों को वीवीआईपीज के लिए वहां ले जाया जाता था। इसी आइलैंड का नाम था एप्स्टीन आइलैंड। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिन्होंने बाद में एप्स्टीन आइलैंड पर चलने वाली एक्सप्लिसिट
एक्सप्लिसिट एक्टिविटीज के बारे में जिक्र किया है। उन्हीं में से एक है वर्जीनिया गुफरी। इनके अकॉर्डिंग एप्स्टीन आइलैंड पर मैक्सवेल के साथ ओरल सेक्स परफॉर्म करने के लिए भी प्रेशराइज किया गया और उस टाइम एप्स्टीन भी वहीं स्विमिंग पूल की साइड में बैठा था। ये वही विक्टिम थी जिन्होंने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के ऊपर एलिगेशंस भी लगाए थे। मैक्सवेल दुनिया भर से अंडर एज गर्ल्स को पहले यूएस और फिर एप्स्टीन आइलैंड लाया करती थी। रिसेंटली पब्लिश्ड एप्स्टीन फाइल में यूक्रेन, रशिया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका और इटली विक्टिम्स के पासपोर्ट भी मिले हैं। एक और विक्टिम केल ने बताया कि जब वो 17 साल की थी तब वो पेरिस में मैक्सवेल से मिली। थोड़ी देर बात करने के बाद मैक्सवेल ने केट को चाय पर बुलाया और इसी दौरान मैक्सवेल ने केट को अपने बॉयफ्रेंड एप्स्टीन के बारे में बताना स्टार्ट किया। मैक्सवेल ने केट को कहा कि एप्स्टीन अभी पेरिस में ही है एंड शी कन्विंस्ड केट टू गिव फीट मसाज टू जेफरी एप्स्टीन। थोड़ी देर बाद ये एप्स्टीन और केट साथ में रूम में चले गए और मैक्सवेल ने बाहर से डोर बंद कर दिया, जिसके बाद एलिजिडली एप्स्टीन ने केट के साथ सेक्स परफॉर्म किए। एंड दिस इज नॉट द डिस्टर्बिंग पार्ट। इसके बाद मैक्सवेल ने केट से कहा कि एप्स्टीन को दिन में 3 बार चाहिए होता है, तो इसके लिए केट और ज्यादा यंग लड़कियों को ढूंढे और ये सब कुछ एप्स्टीन के पेरिस मेंशन पे हो रहा था। My name is Anushka De Giorgio and I stand before you today as a survivor of both Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell. ब्रिटिश एक्ट्रेस अनुष्का दे जॉर्जो के भी एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ हॉरिफिक एक्सपीरियंस है। उनके अकॉर्डिंग पहली बार एप्स्टीन से वो लंदन में कुछ क्लोज फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे और कुछ टाइम बाद ही एप्स्टीन ने अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज पर ले जाकर उनके साथ रेप किया। इन सब अलग लोकेशंस में एप्स्टीन आइलैंड भी शामिल था और उनके अकॉर्डिंग जब ये सब एक्ट्स होते थे तो वहाँ आसपास के लोग ऐसे एक्ट करते थे जैसे कि ये सब बहुत नॉर्मल है। अंडर एज लड़कियों को रिक्रूट करने के लिए एप्स्टीन और मैक्सवेल का एक पूरा नेटवर्क था। जैसे कि 16 साल की हेली रॉबसन को उसी की स्कूल फ्रेंड ने अप्रोच किया कि वो कुछ पैसों के लिए पाम बीच मेंशन पे मसाज देना चाहेगी क्या। उसने इस काम के लिए अग्री कर दिया, जिसके बाद वो एप्स्टीन के पाम आइलैंड पर चली गई। इसके बाद हेली रॉबसन ने एप्स्टीन के लिए दूसरी स्कूल गर्ल्स को रिक्रूट करने का काम किया। इनका नेक्सस कुछ इसी तरह काम करता था। ग्रैंड जूरी के चार्जेस के अकॉर्डिंग एप्स्टीन यंग गर्ल्स को एक्सप्लॉइट करता था और फिर उन्हीं से उसके लिए दूसरी यंग गर्ल्स को लेकर आने के लिए बोलता था। उसने इसी तरह से एक यंग गर्ल्स का पूरा नेटवर्क बना लिया था। मेनली मैक्सवेल ही एप्स्टीन के लिए गर्ल्स को रेडी करती थी। वो उन लड़कियों को बोलती थी कि ऐसी और डेस्परेट लड़कियों की तलाश करो जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हों। साथ में वो उन्हें एजुकेशन और अच्छे करियर का भी लालच दे रहे थे। वर्जीनिया गुफरी को भी मैक्सवेल ने इसी तरीके से रेडी किया था कि अगर वो एक पावरफुल मैन जेफरी एप्स्टीन को मसाज देगी तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज की नई दुनिया खुल जाएगी। एप्स्टीन और मैक्सवेल की एक काफी क्लोज एम्प्लॉय कैलन, ये भी एप्स्टीन के लिए गर्ल्स को रिक्रूट और रेडी करती थी। वो सभी टीनेज गर्ल्स के नाम और नंबर्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का काम किया करती थी। You're aware of Jeffrey Epstein's sexual obsession for children. You can ask him if Jeffrey Epstein went to the moon. She's not going to answer the question. Instruction of my lawyer must invoke my Fifth Amendment. पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैलेनी गर्ल्स को एप्स्टीन के रूम तक भी लेकर जाती थी। विक्टिम सारा रैनसम ने बताया था कि काफी बार मैक्सवेल और कैलन सभी गर्ल्स को अपनी टिप्स दिया करती थी कि उन्हें किस तरह से एप्स्टीन को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना है और कई बार इन गर्ल्स को जेफरी एप्स्टीन के अलावा दूसरे गेस्ट के साथ एंगेज करने के लिए एक्स्ट्रा $100-200 भी ऑफर किए जाते थे। एप्स्टीन के इस रिक्रूटमेंट नेटवर्क और सेक्सुअल एक्ट्स के बारे में बहुत सारे विक्टिम्स ने आकर पब्लिकली बोला है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में बहुत पहले से अवेलेबल है। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज है कि एप्स्टीन के इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस कैसे बने विद बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, सऊदी क्राउन प्रिंस। My fellow citizens, today we celebrate the mystery of American renewal. The American people have summoned the change we celebrate today. 1993 में बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट बने और उसके ठीक एक महीने बाद ही वेक्सनर और जेफरी एप्स्टीन इन्होंने एक व्हाइट हाउस विजिट की और एप्स्टीन ने व्हाइट हाउस रिनोवेशन के लिए $10,000 भी डोनेट किए और उसने 1992 के क्लिंटन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए भी डोनेशंस की। एप्स्टीन किसी भी तरह यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के क्लोज सर्कल्स में इन्वॉल्व होना चाहता था और इसके लिए एप्स्टीन ने लिन फॉरेस्टर से मिलना शुरू किया। ये लेडी उस टाइम क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर व्हाइट हाउस में एक कमीशन की मेंबर थी, लेकिन ये अपने वेल्दी हस्बैंड के साथ डाइवोर्स के बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन केस में फंसी हुई थी। तो एप्स्टीन ने उसे एश्योरेंस दिया कि वो इस मैटर को सॉल्व करा सकता है। इसके बाद एप्स्टीन और फॉरेस्टर के बीच बातचीत शुरू हो गई। फॉरेस्टर ने बिल क्लिंटन और एप्स्टीन की एक प्राइवेट मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करवाई। तो यूएस गवर्नमेंट में कनेक्शन बनाने के बाद जेफरी एप्स्टीन यूएस के टॉप एकेडमिक्स में कनेक्शन बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत हेवी डोनेशंस करना स्टार्ट की। एप्स्टीन ने यूएस गवर्नमेंट, एकेडमिक सर्कल और वॉल स्ट्रीट में अपने कनेक्शंस की हेल्प से एक यूएस लॉयर एलन डेरशोविट्ज से भी अच्छे रिलेशंस बना लिए, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को अच्छे से पता था वो जो काम कर रहा है अगर उसके लिए कभी उसे लीगल डिफेंस की जरूरत पड़ी तो उसे यूएस के टॉप लॉयर्स ही हेल्प कर पाएंगे। अब अर्ली 2000s तक प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और यूएस के दूसरे हाई लेवल इंडिविजुअल्स ने एप्स्टीन के प्राइवेट एयरक्राफ्ट लोलिता एक्सप्रेस में भी फ्लाई करना शुरू कर दिया था। एप्स्टीन के हॉलीवुड में बहुत अच्छे कनेक्शंस थे। क्रिस टकर और केविन स्पेसी ये लोग भी एप्स्टीन के साथ काफी फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते थे। बिल क्लिंटन की प्रेसिडेंसी के दौरान एप्स्टीन ने 17 बार
व्हाइट हाउस विजिट किया था। और लेटेस्ट फाइल्स रिलीज के बाद इट इज अंडरस्टैंडेबल बिल क्लिंटन की पता नहीं किस आउटफिट में क्या करते हुए बहुत ही वियर्ड फोटोज रिलीज हुई हैं। अब जेफरी एप्स्टीन के पास यूएस प्रेसिडेंट के साथ गूगल फाउंडर सर्गे ब्रिन, बिल गेट्स और वॉल स्ट्रीट तक हर एक टॉप अमेरिकन इंडिविजुअल का एक्सेस था। बहुत से टॉप अमेरिकन इंडिविजुअल्स ने एप्स्टीन आइलैंड को विजिट किया फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, लेकिन किस इंडिविजुअल ने एग्जैक्टली कितनी बार विजिट किया उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइट रिकॉर्ड्स रिडेक्टेड हैं। अब जितने भी फ्लाइट रिकॉर्ड्स देखोगे उन पर एक ब्लैक स्ट्राइप दिखाई देगी। जेफरी एप्स्टीन के साथ रिसेंटली कुछ ऐसे लोगों के फोटोज पब्लिक हुए हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। पोप जॉन पॉल II, इलॉन मस्क, मोहम्मद बिन सलमान। अब इट डजंट मीन कि जेफरी एप्स्टीन के साथ जिसका भी फोटो है वो डायरेक्टली उसके किए हुए क्राइम्स में इन्वॉल्व होगा। टीनेज और अंडर एज गर्ल्स के समेत टोटल 3,312 पैसेंजर्स ने यूएस के अलग अलग कोनों से एप्स्टीन आइलैंड पर विजिट किया था और मोस्टली लोग वहां एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन के थ्रू ही जा सकते थे। ये आपके सामने कुछ फ्लाइट लॉग्स हैं। इसी के साथ एप्स्टीन के पाम मेंशन, मैनहट्टन पेंटहाउस और एप्स्टीन आइलैंड पर काफी वियर्ड सेक्स टॉयज, मैगजीन्स, मैनुअल्स और पेंटिंग एफबीआई को मिली हैं। उनके एक मसाज रूम में तो दोनों साइड कैमरास भी थे। रूम में कैमरास देखने के बाद लगता है कि देयर इज अ बिगर फिश टू फ्राई। भले ही एप्स्टीन के विक्टिम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी सिर्फ सेक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, लेकिन इसी के साथ जेफरी एप्स्टीन आर्म्स ट्रैफिकिंग और इंटेलिजेंस सर्कल्स में भी डीपली इन्वॉल्व था। एंड इट इज सो अनकॉमन कि किस तरह से एप्स्टीन की इलीगल एक्टिविटीज को हर बार अथॉरिटीज इग्नोर किया करती थी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर ना हो कि इतने सारे हाई प्रोफाइल लोगों से कनेक्टेड जेफरी एप्स्टीन एक इतने बड़े लेवल पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सेक्स क्राइम्स में इन्वॉल्व है। बट लीगल और इलीगल हमेशा वही लोग डिसाइड करते हैं जो पॉलिटिक्स, मनी, पुलिस, मिलिट्री और कॉर्पोरेशन को कंट्रोल करते हैं। और इंटरेस्टिंगली जेफरी एप्स्टीन इन सभी चीजों को कंट्रोल करने वाले लोगों से बहुत क्लोजली कनेक्टेड था। सितंबर 2025 में यूएस की काफी फेमस पॉलिटिशियन और रिपब्लिकन पार्टी की यूएस हाउस में रिप्रेजेंटेटिव एना पोलियाना लूना एप्स्टीन की विक्टिम से मिली, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को बाइट देते हुए कहा बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एप्स्टीन एक इंटेलिजेंस एसेट है। Very much so possibility that Jeffrey Epstein was a intelligence asset working for our adversaries. फॉर्मर इजरायली स्पाई के अकॉर्डिंग मैक्सवेल और एप्स्टीन एक साथ मिलकर मोसाद के लिए हनी ट्रैप और ब्लैक मेलिंग रैकेट चलाते थे। They would deny it, but he was put straight with the Israelis by Robert Maxwell at the time, a military intelligence. जिसमें ग्लोबल एलिट्स को फंसाया जाता था। कई सारे स्पाइस, फॉर्मर आर्म्स डीलर्स और खुद एप्स्टीन के मेंटर स्टीवन के अकॉर्डिंग एप्स्टीन दुनिया भर के इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को सेक्सुअल एक्ट्स करते हुए रिकॉर्ड करता था और ऐसी टेप्स जिसे कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बाहर आए। स्टीवन एप्स्टीन का मेंटर होने के साथ साथ एक पॉन्जी स्कीम में उसका पार्टनर भी था। उन्होंने बताया कि एप्स्टीन मोसाद में अपने कनेक्शन होने को एक्सेप्ट करने के साथ इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपनी वेल्थ और कनेक्शंस का क्रेडिट भी दिया करता था। एंड मे बी इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि एप्स्टीन के डेथ के 3 साल बाद ही पुलिस को स्टीव की डेड बॉडी भी बरामद हुई। खुद इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एहुद बाराक एप्स्टीन के काफी क्लोज थे। न्यूली रिलीज्ड ईमेल में तो ये भी पता चला कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बाराक एप्स्टीन ड्रोन कंपनी, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस डील को लेकर भी काफी बात किया करते थे। बल्कि 2015 तक तो एप्स्टीन और बाराक बिजनेस पार्टनर्स भी थे। दोनों ने साथ में मिलकर कार्बाइन नाम की एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसकी फंडिंग मेजरली एप्स्टीन के थ्रू ही की गई थी। और एप्स्टीन के कनेक्शन सिर्फ इंटेलिजेंस तक ही लिमिटेड नहीं थे, बल्कि आर्म्स लॉबी में भी एप्स्टीन काफी एस्टैब्लिश था। सऊदी के एक आर्म डीलर अदनान खशोगी के साथ भी एप्स्टीन के अच्छे रिलेशंस थे। अदनान खशोगी डिफेंस कंपनी और सऊदी गवर्नमेंट के बीच वेपन डील्स में एक मिडलमैन था और कई डील्स में तो अदनान इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच भी एक मिडलमैन की तरह एक्ट किया करता था। 2016 में एप्स्टीन जब पेरिस से सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में गया था तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुश होकर उसे काफी लेविश गिफ्ट्स भी दिए थे, मे बी किसी डिफेंस डील से खुश होकर। अब एप्स्टीन भले ही दुनिया में सबसे पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शंस मेंटेन करता था, पर उसके बावजूद भी 2005 में यूएस में उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई। इससे पहले भी जेफरी एप्स्टीन के अगेंस्ट मारिया फार्मर ने एक कंप्लेंट फाइल की थी। वो एक आर्टिस्ट थी और उसने अपनी 12 और 16 साल की सिस्टर की न्यूड फोटोज अपने नेटवर्क के लिए क्लिक की थी, लेकिन एप्स्टीन ने उन्हें चुरा कर मार्केट में बेच दिया। पर जब उसने इसकी कंप्लेंट एफबीआई से की तो एफबीआई ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये वही टाइम था जब जेफरी एप्स्टीन और बिल क्लिंटन काफी क्लोज थे, लेकिन ऑफिशियली 2005 में जब एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने फ्लोरिडा में एप्स्टीन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की, तब पुलिस ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उनके अकॉर्डिंग एप्स्टीन ने उनकी 14 साल की बच्ची को मसाज देने के लिए पे किया था। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा मेंशन को रेड किया, जहां उन्हें लड़कियों की बहुत सारी एक्सप्लिसिट फोटोज मिली और 2006 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ग्रैंड जूरी को भेज दी। अब एप्स्टीन के कनेक्शंस प्ले में आने वाले थे, क्योंकि यूएस के टॉप लॉयर एलन
डर्शोविट्ज एप्स्टीन के डिफेंस लॉयर थे। एप्स्टीन के लॉयर्स इस केस के चलते सदर्न फ्लोरिडा में एक प्रोसिक्यूटर एलेक्स अकोस्टा से मिले, जो बाद में ट्रम्प कैबिनेट में एक लेबर सेक्रेटरी भी बन गए। अब यहाँ एलेक्स ने एप्स्टीन के सामने एक डील रखी कि अगर वो 2 चार्जेस में गिल्टी प्लीड करता है और विक्टिम को कंपनसेट कर दे और साथ ही में खुद को एज सेक्सुअल ऑफेंडर रजिस्टर करवा ले, तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाएगी। उसके बाद एप्स्टीन को माइनर अब्यूज और सेक्स ट्रैफिकिंग के बजाय सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के लिए चार्ज किया जाएगा। एप्स्टीन ने इस नॉन प्रोसिक्यूटर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद 2008 में एप्स्टीन को इन चार्जेस के अंडर 18 मंथ्स के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन मिनिमम सिक्योरिटी वाले सेल्स में। उनके दोस्त और टॉप लॉयर एलेक्स ने उनके लिए एक स्पेशल परमिशन ले ली, जिसके अंडर वो 18 मंथ्स में वीकली 6 डेज के लिए 12 आवर्स तक काम कर सकते थे, ऑफिस वर्क। 2009 में 13 मंथ्स की जेल को फुल एंजॉय करने के बाद जेफरी एप्स्टीन बाहर आ गए। एप्स्टीन को इम्यूनिटी ग्रांट करने वाले फेडरल प्रोसिक्यूटर एलेक्स ने एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल को बताया कि मुझे कहा गया था एप्स्टीन इंटेलिजेंस यानी स्पाई एजेंसी का आदमी है, तो उसे छोड़ दिया जाए। 2009 में एप्स्टीन ने कई सारे केसेस को सेटल कर दिया, लेकिन 2018 में मायामी हेरल्ड नाम के एक न्यूज़पेपर ने एप्स्टीन के इलीगल एक्ट्स और 2007 में मिली प्ली डील में एलेक्स के रोल को एक्सप्लेन करते हुए एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश कर दी, जिसके बाद लोगों के अंदर बड़े लेवल पर एप्स्टीन को लेकर इंटरेस्ट बढ़ गया। वहां फिर से एप्स्टीन के पुराने चिट्ठे खुलने लगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2019 में एप्स्टीन को माइनर की सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस के अंडर अरेस्ट कर लिया गया और इसके ठीक 6 दिन बाद एलेक्स ने भी ट्रम्प कैबिनेट से रिजाइन दे दिया। अरेस्ट होने के ठीक 1 महीने बाद 1 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की बॉडी उसी के सेल से मिली। सेल में एक डेड बॉडी मिलना ये बहुत ही स्ट्रेंज बात थी। मेडिकल और जस्टिस रिपोर्ट ने इसे एक सुसाइड बोल दिया। The big story of the morning, breaking news, disgraced multi-millionaire Jeffrey Epstein has died by suicide. जेफरी एप्स्टीन के पास दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स थे। उसका जिंदा रहना यूएस पॉलिटिक्स, सिलिकॉन वैली, वॉल स्ट्रीट के साथ साथ सभी वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक थ्रेट था। भले ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन की डेथ को बोल दिया, लेकिन जेफरी का भाई मार्क एप्स्टीन उसने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की। उसकी डेथ के तुरंत बाद उसकी बॉडी को चीफ मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस के लिए भेज दिया गया, लेकिन यूएस की ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के रूल के अकॉर्डिंग सीन को एग्जैक्टली क्राइम सीन की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन ऑफिसर्स ने एप्स्टीन की बॉडी की जेल में फोटोग्राफ तक नहीं लेने दी। ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी के मेडिकल एग्जामिनर के अकॉर्डिंग एप्स्टीन ने लटक कर अपनी जान ले ली, लेकिन मार्क एप्स्टीन के अकॉर्डिंग जब ऑटोप्सी रिपोर्ट्स फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बैडन को दिखाई तो उनके हिसाब से सुसाइड के बजाय ये मर्डर था, क्योंकि एप्स्टीन के नेक पर अजीब सा सस्पिशियस फ्रैक्चर था। ने 40-50 साल के करियर में बहुत सारे हैंगिंग केसेस देखे, लेकिन इस तरीके का फ्रैक्चर उनके सामने भी कभी नहीं आया था। डॉक्टर के अकॉर्डिंग गले में ऐसा फ्रैक्चर तब होता है जब गले में वायर या फिर रस्सी डाल के उसे घोटने की कोशिश की जाए। जिस सेल में जेफरी एप्स्टीन था वो एक हाई सिक्योरिटी सेल था और वहाँ सेल में मौजूद हर एक इंसान के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नजर रखी जा रही थी। सेल में हर एक घंटे में ये चेक होता था कि प्रिजनर्स क्या कर रहे हैं। बट जिस समय जेफरी एप्स्टीन की बॉडी मिली उससे कई घंटों पहले सेल में राउंड पर कोई आया ही नहीं और सेल की लाइट भी कट ऑफ थी, जिसकी वजह से कोई सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं थी। इसके बाद गिस्लेन मैक्सवेल को भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर अब्यूज के चार्जेस के अंडर 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन 2025 में ट्रंप के वापस आते ही मैक्सवेल ने ट्रंप से पार्डन की डिमांड की, तो ट्रंप ने उसका पार्डन तो नहीं लिया, लेकिन जुलाई 2025 में मैक्सवेल को फ्लोरिडा की जेल से टेक्सास की विमेन जेल में शिफ्ट कर दिया, जो एक मिनिमम सिक्योरिटी जेल है। और ट्रंप को ये सारी एप्स्टीन फाइल्स इसलिए रिलीज करनी पड़ी क्योंकि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्स करने के लिए एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाया था, जिसे खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को ही पब्लिक प्रेशर के चलते साइन करना पड़ा। इस एक्ट को डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव आर ओ खन्ना ने इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट को 19 नवंबर 2025 से पहले एप्स्टीन के सभी इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशंस रिपोर्ट, जिनमें इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स और फोटो शामिल हैं, ये सब कुछ एक सर्चेबल और डाउनलोडेबल फॉर्मेट में पब्लिक करनी थी। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस लॉ के साथ फुल्ली कंप्लाई नहीं किया। उन्होंने फाइल्स तो रिलीज की, लेकिन वो हेवीली रिडक्टेड और एडिटेड हैं। और इंटरेस्टिंगली फाइल्स रिलीज होने के कुछ घंटे बाद ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन के साथ ट्रंप की फोटोज समेत 16 फाइल्स को वेबसाइट से रिमूव भी कर दिया। न्यूली रिलीज्ड फाइल में ये भी पता चला कि मारिया फार्मर, जिनकी अंडरएज सिस्टर की न्यूड फोटोज जेफरी एप्स्टीन ने निकालकर बेच दी थी, उसने पहले भी 1996 में एफबीआई को कंप्लेन की थी, बट उस समय एफबीआई ने कंप्लेन को ही इग्नोर कर दिया था, जिसके बाद वो कई सालों तक फियर और मेंटल ट्रॉमा में रही। इन फाइल्स में फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस बिल क्लिंटन, डायना रॉस, माइक जैगर, केविन स्पेसी, क्रिस टकर, प्रिंस एंड्रयू समेत कई सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं। एप्स्टीन के इतने क्लोज होने के बाद भी इन फाइल्स में ट्रंप से रिलेटेड लगभग 0 इन्फॉर्मेशन है, या है तो बहुत ही कम। आज भी एप्स्टीन फाइल्स में हजारों पेजेस हिडन हैं, यानी कि दुनिया आज भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही जानती है।